Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss about Kanpur University's MA Semester First Sociology paper of Classical Sociological Tradition. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर फर्स्ट के सोशोलॉजी के पेपर जो कि है आपका क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का 2022-23 का पेपर है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख लेंगे इसे। टोटल दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं ए, बी, सी। इन्हें आप रीड आउट कर लेंगे और कोई भी बी कॉपी जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो जो ए कॉपी है उसमें ही आपको आंसर्स देने होते हैं, बट वो कॉपी जो है वो सफिशिएंट होती है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का पेपर। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ये जो सेक्शन है इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपल्सरी हैं और इसके जो आपको आंसर्स देने हैं वो शॉर्ट आंसर में देने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द्वंद्ववाद का अर्थ बताइए। डिस्कस अबाउट डायलेक्टिसिज्म। डायलेक्टिसिज्म की जो थ्योरी है वो किसकी है? ये डायलेक्टिसिज्म की बात करते हैं आपके कार्ल मार्क्स। उन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो हीगल से लिया था, बट इन्होंने इससे अलग बताया उसको। हीगल जो थे वो थॉट्स विचार की बात कर रहे थे, चेतना की बात कर रहे थे, बट ये जो आपके कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने मटेरियल को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था और इनका जो डायलेक्टिसिज्म था ये डायलेक्टिक मेटरलिज्म और हिस्टोरिकल मेटरलिज्म इन्होंने दो बताए थे। फर्स्ट आता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पैरेटो के पद्धति शास्त्र पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन मेथडोलॉजी ऑफ पैरेटो। हर एक थिंकर जो है वो अपनी अलग अलग मेथडोलॉजी को यूज़ करके अपनी स्टडीज़ करते हैं। जैसे कि हमने मार्क्स की बात की तो वो डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। उसी तरह जो आपके पैरेटो है उनका आपको यहाँ पे मेथडोलॉजी बताना है। ये सब आपके क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक और सावयवी एकता की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये जो कंसेप्ट है आपका मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का, ये कंसेप्ट आपके थिंकर थे डर्कहाइम, उन्होंने दिया है। डर्कहाइम का आपको डिटेल लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट ये देते हैं सॉलिडैरिटी का, उसमें ये 2 टाइप की सॉलिडैरिटी बताते हैं। इसको आप एज़ अ फ्लो चार्ट में भी बता सकते हैं और इन दोनों के डिफरेंसेस भी कई बार पूछे जाते हैं कि मैकेनिकल और जो ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी होती है उसमें डिफरेंस क्या है। तो जो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है ये आपकी जो एंशिएंट सोसाइटी थी, जो हमारा पुराना समाज था, जो हमारी ओल्ड सोसाइटी थी, वहाँ पे जो एकता पाई जाती थी, जो सॉलिडैरिटी थी, इसको हिंदी में सुदृढ़ता भी कहते हैं, वो होती थी। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो एकता पाई जाती है, सॉलिडैरिटी होती है, वो कौन-सी होती है? ऑर्गेनिक। तो यही कुछ डिफरेंस है, उसके अलावा आपके पहले आपके जो कानून होते थे वो दमनकारी होते थे, अभी प्रतिकारी हैं। रेस्ट्रिक्टिव और रिप्रेसिव लॉज़ करके आता है। तो इस तरीके की चीज़ें ये आपके डर्कहाइम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वर्स्ट हैंड। वर्स्ट हैंड क्या होता है? ये जो कंसेप्ट है ये मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर की थ्योरी जो है वर्स्ट हैंड की बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुल मिला के कोई भी आपकी स्टडी सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो वर्स्ट हैंड मेथड जो होता है जिसको मैक्स वेबर बताते हैं, मैक्स वेबर ये कहते हैं वर्स्ट हैंड जो मेथड है, किसी भी जो भी कोई घटना या फिनोमेना हुआ है उससे हम साइंटिफिक तरीके से उसकी व्याख्या करें या उसको वैज्ञानिक तरीकों से उसकी व्याख्या करने को कहते हैं। और वर्स्ट हैंड जो मेथड होता है उसमें किसी भी फिनोमेना के हम दो एस्पेक्ट देखते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है उस पर्टिकुलर पर्सन का
जो एस्पेक्ट है, यानी कि उसका जो व्यक्ति का पक्ष है वो, और दूसरा हम देखते हैं समाज का, और फिर उन दोनों को हम एनालाइज़ करके एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी? नौकरशाही क्या है? नौकरशाही के बारे में भी आपके ये जो मैक्स वेबर हैं वो बताते हैं। उनकी ही थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी की। तो नौकरशाही में वो कहते हैं कि ये एक तरीका रैशनल और एक हायरार्किकल सिस्टम होता है, एक ऑफ़िस का सिस्टम आप समझ सकते हैं, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा रिटन रूल पे बेस्ड है। यहाँ पे एक पूरा कर्मचारी तंत्र भी इसको कहते हैं, इसके अलावा इसको नौकरशाही भी कहते हैं हिंदी में। ये कंसेप्ट किसका है? मैक्स वेबर का ही है। मैक्स वेबर की भी डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, उनका एक्शन की थ्योरी वगैरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द मैक्सिकन व्यूज़ ऑन हिस्टोरिकल नेचरलिज्म। मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टोरिकल नेचरलिज्म की बात आपके कार्ल मार्क्स करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन क्या है? व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम? डर्कहाइम आपके जो थिंकर थे वो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। इन्होंने बुक भी लिखी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी करके बुक इन्होंने लिखी थी, और उसी में ही इन्होंने अपना डिवीजन ऑफ लेबर की पूरी थ्योरी दी थी, और उसमें ये जो ये सॉलिडारिटी वगैरह का कंसेप्ट है वो डिवीजन ऑफ लेबर पे ही बेस्ड है, कि जो लोग हैं किस तरीके से उनमें श्रम का विभाजन होता है और किस तरह से एकता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो का क्रिया सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ एक्शन थ्योरी ऑफ पैरेटो? पैरेटो की बात आती है तो जो पैरेटो थे वो आपकी एक्शन थ्योरी देते हैं, और ये 2 टाइप के एक्शन बताते हैं। ये बताते हैं आपका लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो से ही है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलीट क्लास? अभिजात वर्ग से आप क्या समझते हैं, समझाना है। एलीट क्लास अगर हम कहें तो जो भी हायर प्रेस्टीज के लोग होते हैं सोसाइटी में, जिनके पास पावर अथॉरिटी होती है, वो जो भी पावर वगैरह है जिनके पास है, जो हायर प्रेस्टीज के लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब आपके एलीट क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सेक्शन बी से, यानी कि आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें जो 4 क्वेश्चन टोटल आपको दिए होंगे उसमें से केवल 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लेंगे, जहाँ पे भी ऑप्शन होता है आपके पास कि आपको चूज़ करके एक क्वेश्चन को करना है, तो आपको सारे क्वेश्चंस पहले देख लेने होते हैं। जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आ रहा है, जिसका आंसर आप अच्छे से जानते हैं, उसे ही करिए। क्योंकि जब कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं तो उसमें क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही करने हैं। बट जहाँ पे चॉइस है, वहाँ पे आप सारे क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, जो बेस्ट आ रहा है वो करिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लिया, बाकी के देखे नहीं। तो कार्ल मार्क्स का यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल नेचरलिज्म बताना है इसको, बट यहाँ पे आप डिटेल में बताएँगे। यही क्वेश्चन आपके देखिए शॉर्ट में भी आया, और वही क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है लॉन्ग में। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इवन आप अगर बीए सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं ये आपके बीए में भी 5th सेमेस्टर कह लीजिए या फिर आप बीए 3rd ईयर कह लीजिए, उसमें ये जो आपका सिलेबस है आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भी ये जो कुछ थिंकर हैं जैसे कि मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी हो गया और उनकी अथॉरिटी हो गया, उसके अलावा कार्ल मार्क्स हो गए, ये थिंकर इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर भी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल नेचरलिज्म की थ्योरी को बहुत डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कीम के सामाजिक एकता के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। देखिए अभी हमसे डर्कहाइम का
जो थ्योरी था आपकी यांत्रिक और सामयिक एकता डिटेल करके पूछा गया था, शॉर्ट में पूछा गया था। यहाँ पे सामाजिक एकता का सिद्धांत पूछ लिया। तो पहले तो हम ये बताएँगे कि उन्होंने सोशल सॉलिडैरिटी का कांसेप्ट दिया है। फिर उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके बता देंगे कि उसमें 2 टाइप ऑफ सॉलिडैरिटी वो बताते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक यानी कि यांत्रिक और सावयविक। फिर उनके डिटेल में हम चले जाएँगे। तो इस तरह से हमें डिटेल करके आंसर्स को बताना होता है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ्लो चार्ट्स और इस मेथड से ज़्यादा करके बताइए, तो आपके लिए मार्क्स गेन करने के लिए भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने पर ना भी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा-सा अगर ये ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन रखेंगे, आप चार्ट्स को ड्रॉ करेंगे सब्जेक्टिव पेपर में, तो वो आपके लिए अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताना है। कार्ल मार्क्स का भी डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन्स कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। तो देखिए जो कार्ल मार्क्स थे वो 2 क्लासेस बताते हैं। हिंदी में कहते हैं बुर्जुआ और सर्वहारा, इंग्लिश में कहते हैं बुर्जुआसीज एंड प्रोलेटरिएट। ये 2 क्लास के बारे में वो बताते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है। देखिए मार्क्स जो थिंकर है जहाँ पे उन्होंने जो चीज़ देखी उस समय सोसाइटी में, आज वो है या नहीं हम इसकी बात नहीं करते हैं। जब कार्ल मार्क्स थे उन्होंने जिस तरह की चीज़ें सोसाइटी में देखी, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। जो भी थिंकर है वो कहीं न कहीं जिस सोसाइटी में उस समय वो होता है और वो जो चीज़ें देख रहा है उस तरीके की उसकी थ्योरीज़ होती हैं। तो हमें उसको आज प्रेज़ेंट कॉन्सेप्ट में नहीं जाना होता है कि आज ये चीज़ ट्रुथ है या नहीं, बट हमें उसकी टाइम एरा की बात करनी है वहाँ पे। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं वो क्या हैं? वो 2 हैं बुर्जुआसीज़ और प्रोलेटारिएट और उनके बीच में जो स्ट्रगल चलता रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो बुर्जुआसीज़ हैं वो प्रोलेटारिएट का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और उसी को ही वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका सर्वहारा वर्ग है या जो श्रमिक वर्ग का लोग है, वो लोग क्रांति करेंगे और वो अपने उन अपने वर्ग के लिए उनमें चेतना आएगी और उसके बाद ये जो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी वो कहीं न कहीं उसके लिए खड़े होंगे और फिर धीरे-धीरे क्या होगा क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। देखिए डर्कहाइम की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्सप्लेन द डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। जो डर्कहाइम थे उन्होंने 4 टाइप के सुसाइड बताए थे। उनकी सुसाइड थ्योरी है। डर्कहाइम का भी डिटेल लेक्चर आपको चैनल में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो डर्कहाइम के जो थिंकर थे उन्होंने सुसाइड की थ्योरी दी। उन्होंने बहुत सारे सुसाइड केस की अप्रॉक्सिमेटली 26,000 कुछ केसेस की उन्होंने स्टडी की थी और उसके बाद उन्होंने डिटेल अपनी थ्योरी जो है वो सुसाइड से रिलेटेड दी थी और इन्होंने बुक भी लिखी थी द सुसाइड नाम की जो कि 1897 में पब्लिश हुई थी। और ये इसको दुर्खीम जो थे वो ये कहते थे कि जो कोई भी व्यक्ति है जो आत्महत्या करता है वो कहीं न कहीं जानता है कि वो जो भी अटेम्प्ट कर रहा है, जो भी चीज़ वो कर रहा है उसका जो रिज़ल्ट होगा वो उसकी डेथ होगा। और उन्होंने कुछ डिफरेंसेस भी बताए थे कि शहरी लोग ज़्यादा करते हैं मतलब विलेजेस कम करते हैं, अविवाहित ज़्यादा करते हैं, विवाहित कम करते हैं, सैनिक ज़्यादा करते हैं, महिलाएँ, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई थी कि कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। प्रोटेस्टेंट 2 रिलीजन थे उस समय, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट जो है वो ज़्यादा करते हैं, कैथोलिक कम करते हैं। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड बताते हैं। पहला वो बताते हैं अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। दूसरा वो बताते हैं परार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तीसरा बताते हैं एनोमिक सुसाइड, प्रतिमानहीन आत्महत्या। और लास्ट वो बताते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या। तो जो पहला है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं अपनी निजी असफलताओं, दुखों की वजह से, परेशानियों से अगर वो आत्महत्या कर लेता है, सोसाइटी से वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, उसके जो रिलेशन है वो उतने वैसे नहीं हैं, तो वहाँ पे वो सुसाइड कर लेता है। अगर एक बूढ़ा अकेला व्यक्ति है, वो अपने आप को खुद बहुत अलग समझता है सोसाइटी से, बहुत ज़्यादा उसका जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी से, समाज से एकीकरण जो है वो कम है।
तो इस तरीके की आत्महत्या होंगी, ईगोइस्टिक होंगी। परार्थवादी में हाई इंटीग्रेशन की बात होगी। जब समाज से एकीकरण जो है वो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा है, तो वो इस तरीके के सुसाइड करेगा, परार्थवादी आत्महत्या करेगा। इसमें आती है, ये अहमवादी के जस्ट अपोज़िट है। इसमें आप, जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा सोसाइटी से इंटीग्रेट हो जाता है, इतना ज़्यादा उसको समाज से लगाव होता है, तो वो सुसाइड करता है। जैसे कि आपका जो हर सिस्टम है, सती सिस्टम है, इसके अलावा जो भी देश के लिए शहीद हो जाते हैं सैनिक, या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उसके अलावा जो भी मतलब देश के लिए बाजी पे चढ़ जाएँ, इस तरीके की। और अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी एक शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो जो कैप्टन है वो जानता है कि शिप में प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी वो जहाज़ के लोगों के साथ डूब जाए। तो इस तरीके की जो आत्महत्याएँ होती हैं वो कैसी होती हैं? परार्थवादी होती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रतिमानहीन, इंग्लिश में कहते हैं एनोमिक सुसाइड। तो जब रूल रेगुलेशंस जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लो रेगुलेशन की बात है। जब रूल रेगुलेशन उतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो इस तरीके की आत्महत्या है। जैसे कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक व्यापार में घाटा आ गया किसी को, तो इस तरीके का सुसाइड हुआ। कोई अपनी लव लाइफ में फ़ेल हो जा रहा है, तो इस तरीके का सुसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है आपका भाग्यवादी, लास्ट है फैटलिस्टिक सुसाइड। जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो, बहुत ज़्यादा नियम कानून किसी पर फ़ोर्स किए जाएँ, फ़ोर्सफुली किसी पर बहुत ज़्यादा नियम कानून किए जाएँ, तो जो भी दास होते थे पहले, वो आत्महत्या करते थे। दहेज से रिलेटेड जो सुसाइड होते हैं, या फिर जो भी चाइल्ड मतलब जो भी बाल विधवाएँ होती हैं, जो विडो हो जाती हैं, उनके साथ जो सुसाइड होते हैं, तो ये आपके फैटलिस्टिक सुसाइड। उन पे बहुत ज़्यादा नियम कानून कर दिए जाते हैं कि आपको इस तरह से नहीं रहना, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, जब विडोज़ होती हैं। तो जब नियम कानून बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, तो फैटलिस्टिक सुसाइड, जब कम होंगे तो एनोमिक सुसाइड, जब आपका सोसाइटी से इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो परार्थवादी, और जब सोसाइटी से इंटीग्रेशन कम होगा तो इगोइस्टिक सुसाइड। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, इंटीग्रेशन कम होगा, अलग-अलग सुसाइड हो जाएँगे। ऐसे ही रेगुलेशन ज़्यादा और कम होगा तो अलग-अलग सुसाइड हो जाएँगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके सुसाइड हैं वो कितने हैं? 4 टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये सुसाइड थ्योरी मैंने समराइज़ करके आपको बताई, आई होप आपके लिए आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपका जो एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 4 हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवादी संबंधी मैक्स वेबर के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। एनालाइज द मैक्स वेबर व्यूज ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द कैपिटलिज्म। इन्होंने, ये जो मैक्स वेबर की थ्योरी है, इन्होंने बुक भी लिखी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें इन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है अपनी बुक में। सिंपली हम समझें तो इनका कहना ये था कि जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक 2 रिलीजन होते थे वहाँ पे उस समय सोसाइटी में। इनका कहना ये था कि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उनके जो एथिक्स थे, उनके जो वैल्यूज़ थे, कहीं न कहीं उसकी वजह से जो पूंजीवाद है उसको बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन पेरेटोज़ थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट। जो पेरेटो थे, उनकी सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थ्योरी है। मैंने अभी, आप देखिए, क्वेश्चन आया था शॉर्ट में आपसे कि एलीट क्या होता है? तो एलीट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो लोग सोसाइटी में हायर प्रेस्टीज पे होते हैं, उन्हें ही पेरेटो ने एलीट कहा है। उच्च परिस्थिति प्राप्त करने वाले लोग, जिनका सोसाइटी में जो स्टेटस है वो हाई है, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर, आपके साइंटिस्ट हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब एलीट में आते हैं। ये इनको अभिजन बुलाते हैं हिंदी में, और उसी के ही परिभ्रमण की ये बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल एरिया जो हम देखते हैं, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं, तो ये कहते हैं 2 तरीके के लोग हैं। एक होते हैं आपके, राजनीति में 2 तरीके के लोग होते हैं, और इसमें इन्होंने ये जो कंसेप्ट है इन्होंने मोस्का से लिया था। मोस्का थिंकर थे, उन्होंने रूलिंग क्लास और नॉन रूलिंग क्लास बताया था राजनीति में।
ये मूल अवधारणा जो है शासक वर्ग और शासित वर्ग वाली, गैर शासक वर्ग वाली ये मोस्का की है। लेकिन पैरेटो ने उसी में ही शेर और लोमड़ी का कंसेप्ट दिया है, यानी कि लॉयन और फॉक्स इन्होंने कंसेप्ट यूज़ किया है। इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में 2 तरीके के लोग होते हैं, शेर और लोमड़ी। जब शेर कभी न कभी ऐसा होता है कि शेर जब कमज़ोर पड़ जाता है, तो जो लोमड़ी जैसे चालाक, लोमड़ी चालाक लोग कुल मिला के, तो जो चालाक लोग होते हैं वो उनकी पोजीशन ले लेते हैं और इसी तरह से ये जो सर्कुलेशन है, शेर लोमड़ी की जगह पे आ जाएगा, फिर वापस शेर जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो शेर वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन है, ये चलता रहता है कुल मिला के। यही है पैरेटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबर के आदर्श प्रारूप की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द बेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। ये जो आइडियल टाइप है ये भी मैक्स वेबर का ही कंसेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंपल अगर हम समझें तो कोई भी एक फिनोमिना होता है, कोई भी एक घटना होती है, उसके संबंध में तैयार किया जाने वाला एक जो ब्लूप्रिंट होता है, जो कि इन रियलिटी हो भी सकता है और नहीं भी, वही होता है आपका आदर्श प्रारूप। और आदर्श प्रारूप कोई आदर्श नहीं होते हैं, लेकिन ये लोगों के आइडियाज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। और वेबर ये भी कहते थे कि जो सामाजिक समस्याएँ हैं वो स्थिर नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होती, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टेबल नहीं होती। इसलिए कोई भी जो आइडियल टाइप है, यानी कि कोई भी आदर्श प्रारूप जो है वो अंतिम नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, पेरेटो की तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन पेरेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। देखिए पेरेटो का ही आपसे पूछा गया था कि पेरेटो ने जो कंसेप्ट दिया है सोशल एक्शन का, उन्होंने जो बताया वो क्या बताया है इसके बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा है कि लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन जो है वो बताते हैं, तो वो क्या है। तो लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन, इसको ही इन्होंने ये थ्योरी इन्होंने दी थी सोशल एक्शन की। तो उसमें क्या होता है लॉजिकल और क्या होता है नॉन लॉजिकल, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो सिंपली हम समझें तो जो भी पैरेटो कहते थे कि जो भी क्रिया है, यानी कि जो भी एक्शन है, उसमें जब गोल और जो भी आपके मीन है उसमें सामंजस्य होता है, यानी कि लक्ष्य और साधन में कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन होता है, वो तार्किक क्रिया होती है। और जो भी साधन और साध्य के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो अतार्किक क्रियाएँ होती हैं। और जो भी ये पर्टिकुलर इंसान होता है वो अपने कुछ इन अपने पर्सनल तर्क बताता है और उन क्रियाओं को सही बताता है, उसी को ही वो डेरिवेशन कहते हैं, यानी कि भ्रांत तर्क कहते हैं। तो ये था आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए सेमेस्टर फर्स्ट का सोशियोलॉजी का क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन पेपर 1। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सब्जेक्टिव पेपर, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एमए के या फिर बीए के, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको किसी कॉम्पिटिशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो पेपर है, इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। जो भी कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करिए। थोड़ा बहुत जो भी आपको आइडिया है, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको नहीं आइडिया होता, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ आ रहा है, उसको लिखिए। और जो भी सब्जेक्टिव पेपर में जितना भी सिलेबस है, उसको कोशिश करें कि कीजिए कि पूरा सिलेबस जो है वो कवर कीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जितने भी सिलेबस में थिंकर्स थे, सबसे क्वेश्चंस थे, तो हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, हमें सारे जो थिंकर्स हैं उन्हें पढ़ना ही होगा। तो पूरा सिलेबस जो है वो कवर करके पढ़िए और ये जो क्वेश्चन है इनसे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और ये आप जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं मिलेंगे ही मिलेंगे।
हाँ, वर्डिंग डिफ़रेंस हो सकती है। यहाँ पे आपसे पैरेटो की सोशल एक्शन थ्योरी पूछी तो हो सकता है कि अभी उनसे आपका वो रेसिड्यूअस और वो आपका जो डेरिवेटिव्स वाला कंसेप्ट है यानी कि विशिष्ट चालक और भ्रांतर पूछ लें जो आपके सिलेबस में है। हो सकता है सिर्फ़ एक सोशल एक्शन कोई एक पर्टिकुलर सोशल एक्शन पूछ ले, मैक्स वेबर का ही पूछ ले, तो इस तरीके से आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।